दोनों ही है, लिखा था इसमें, लिखा है देखो। सो साइंस थोड़ा सा ही बचा है, तो खत्म कर देंगे। सो a man having blood group A marries with woman having blood group O. So what may be the possible blood group of child? Group of child. So the genotype of man, जो man का होगा, may be IA टेक्स्ट का है ना, और टेस्ट का नहीं है, बायो ब्लड या फिर क्या हो सकता है IAIO। सो द पॉसिबल, इस केस में जीन क्या क्या हो सकते हैं? सो पॉसिबल एलील्स भी बोल सकते हो या जीन्स, RIAIO, द जीनोटाइप ऑफ फीमेल, तो जो वुमेन है उसमें क्या क्या हो सकता है? इज IOIO। क्यों IOIO? क्योंकि वो तो रिसेसिव है, वो तो रिसेसिव ग्रुप है ना, उसके लिए तो कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। सो जो फीमेल है में हैव गेमीट, उसका जीन क्या होगा? दैट इज IO ओनली। फीमेल में तो IO ही होगा। तो ऐसे केस में अगर हम क्रॉस ओवर कराएं तो क्या क्या हो सकता है? फीमेल में जो भी है सिर्फ IO ही है, और इसमें क्या क्या है बताइए? IA एंड IO है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अब इससे क्या बनेगा? IAIO और IAIO, IOIO और IOIO, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? AO और O। आप सिंपली सिंगल भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए ये हटा दें तो भी चलेगा, क्योंकि उसका तो सिर्फ IO ही है, तो भी A और O हो सकता है। मान लो कहें उसमें एक ही जैसे डबल ना बनाना चाहे तो ये चल जाएगा, क्योंकि उसका तो IO ही है ना, तो ये इसी के साथ तो क्रॉस करेगा। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड क्या हो सकता है बताओ? सो पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इज A और O। जब A और O लिखें तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड बार भी कराएंगे, पहले 3 देखो। पेज नंबर पुरानी बुक का 147 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ मैन with blood group A marries a woman with blood group O and their daughters have। अब एक और चीज पूछ रहा है इसी में, क्लॉज कह रहा है कि अगर डॉटर का ब्लड ग्रुप O है तो क्या ये बताने के लिए काफी है कि A डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है, कि नहीं काफी? नहीं काफी, क्योंकि O तो इसमें भी हो सकता है। सो हम ये कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया बताइए, कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? फादर विद ब्लड ग्रुप A, मदर विद
ब्लड ग्रुप ओ, और डॉटर का क्या दिया है, विद ब्लड ग्रुप ओ। बोलो बात सही है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए ए डोमिनेंट है, तो क्या उस स्थिति में भी डॉटर वो रख सकती है। हम एक बार ए डोमिनेंट लेके भी देखेंगे। ये तो तीनों चीजें हैं, तो मैं देखूंगा अगर मान लीजिए ए के डोमिनेंट होने से ओ नहीं आता है, तो फिर हम कहेंगे कि ए डोमिनेंट नहीं। हम दोनों केसेस देखेंगे, अगर दोनों ही केसेस में आ जाएगा तो हम कह देंगे भाई हम बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों के डोमिनेंट से आ रहा है। अब मान लो हमें मालूम नहीं कौन डोमिनेट कर रहा है, हमें मालूम ही नहीं है, पूछ रहा है बताओ ऐसी स्थिति में तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे कि ए ब्लड ग्रुप डोमिनेट कर रहा है या ओ ब्लड ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, पूछ रहा है ये बात। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि लेट, ये केस 1 है, केस 1 कि IA डोमिनेट्स ओवर IO। हम ये मान के चले, ये केस 1 है, लेट। इसको हमने क्या कर दिया, लेट कर। हमें मालूम नहीं है, एक किसी बाहरी व्यक्ति से पूछो जिसने कभी पढ़ा ना हो 10, उससे पूछो कि क्या डोमिनेट करेगा, तो वो दोनों केस लेकर देखेगा। जैसे आपको ये अभी पता चल गया कि ब्लैक कोट है डॉग का, वो वाइट पे डोमिनेट करता है, लेकिन पहले नहीं पता था, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए आपको नहीं पता और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पता निकालना है। तो हम दोनों केस में देखेंगे कि अगर दोनों केस में डॉटर ओ हो सकती है, तो अगर IA डोमिनेट कर रहा है तो बताओ फादर का फिर क्या हो सकता है। देन फादर विथ ब्लड ग्रुप A हैज, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा बताओ। तब तो कोई खतरा नहीं है, वो IA IO भी रख लेगा तो भी ये हो ही जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, IA और IO भी हो सकता है या IA IO भी हो सकता है। सो एलील्स क्या क्या एलील बनेंगे, एलील्स आर IA एंड IO। अच्छा मदर, एंड जो मदर है हैज ब्लड ग्रुप O। सो जीनोटाइप क्या बनेगा, IO और IO। सो जो उसका जीन होगा या फैक्टर इज IO ओनली। बोलो बात सही है कि नहीं। जो भी ये केस है वही केस वही चल रहा है। तो नाउ आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो फादर के जीन एक तरफ रखो, दैट इज IA और IO, और मदर का यहाँ रख दो। तो ऐसी स्थिति में IA IO हो जाएगा और IO IO। तो उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और क्या हो सकता है O। सो डॉटर में है एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप A और O। ठीक है, यदि मान लिया A डोमिनेट कर रहा है, जैसा कल भी हमने केस देखा था, आज फिर देख लिया। सो डॉटर may have any of the blood group A। हाँ बोलो, बोलिए। डिफरेंस क्या होगा, हाँ? अगर हम IA डोमिनेट्स और IO लिख रहे हैं या फिर IO डोमिनेट्स और IO, इसमें डिफरेंस अब आएगा, अब जब दूसरा केस देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा। ये तो तुम अभी जानती हो कि A डोमिनेट करता है, ये तो नॉर्मल पहले ये नॉर्मल होता ही है। अब हम ये मान के चले लेट O डोमिनेट्स हुआ, लेट केस 2 लो। केस 2 में मैं क्या लूंगा बोलो, लेट IO डोमिनेट्स ओवर IA। अब तुम बताओ सृष्टि कि फादर विल हैव जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप उसका A ब्लड ग्रुप है, हाँ तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IA है ना उसका ब्लड ग्रुप। तो क्या उसका जीनोटाइप IA IO हो सकता है,
ओ तो डोमिनेट तब तो ओ हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। सो जीन क्या होगा उसके पास? जीन इज आई ए ओनली। अब बताइए कि मदर एंड मदर, अब मदर का तो ओ ब्लड ग्रुप है सौम्या, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मदर का जीनोटाइप क्या हो सकता है? IO और फिर IOIA। करेक्ट, क्योंकि अब वो डोमिनेट कर रहा है तो ए आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। सो मदर हैज जीनोटाइप आइदर IAIO और IOIO। बोलो सही है, कुछ भी लिख सकते हो। सो एलील्स या जीन्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल, तो IA हो सकता है एंड IO। अब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, इनका क्रॉसिंग ओवर कराओ। मान लीजिए इधर आपने फादर लिख दिया और इधर मदर और ये मदर, तो अब इनका फिर से क्रॉसिंग ओवर कराओ। तो मदर के पास तो दो हैं इस बार, कौन कौन से हैं? एक IA और एक IO। अब यहाँ से सौम्या हम आपसे फिर पूछेंगे, मान लीजिए केस 2 में फादर के पास IA है, तो ये देखो IA हो गया और ये IAIO। अब बताओ इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पहले वाले का A और दूसरे वाले का O। क्योंकि O डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा? सो इन बोथ द केसेस डॉटर में है ब्लड ग्रुप O, दोनों ही केसेस में O हो सकता है। सो वी कैन नॉट से दैट वेदर A ब्लड ग्रुप डोमिनेट्स ओवर O और O ब्लड ग्रुप डोमिनेट्स ओवर। यही पूछा है, पढ़ो सवाल। पर वैसे तो A करता है, वैसे तो करता है लेकिन वो कंक्लूड करने को बोला है ना, कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सो डॉटर में है, डॉटर में है, यानी इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट टू कंक्लूड वेदर A डोमिनेट्स ओवर O और O डोमिनेट्स। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, अगर इतनी दे दी जाए इससे कहे कंक्लूड कर, क्या तुम पता लगा सकोगे? नहीं लगा सकोगे। में है A और O ब्लड ग्रुप। सो इन बोथ द केसेस डॉटर में है O ब्लड ग्रुप। सो दोनों ही केस में, पहले में भी O हो गया और दूसरे में भी क्या है? O हो गया। तो कोई भी डोमिनेट करे दोनों ही स्थितियों में। आप पूछो कहाँ से पूछती हो, बताएं। हैं? पूरा नहीं समझाया ना? तो आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ तक लिख लेते हैं पहले, फिर हम आपको समझाएं। इन बोथ द केसेस, चलो, इन बोथ द केसेस डॉटर may have O blood group so information is incomplete, ये incomplete information है to conclude whether A और O डोमिनेट्स। यानी इस इंफॉर्मेशन से ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि क्या डोमिनेट कर रहा है। अब देखो ये वाला तो हटा दे, पहला वाला। सृष्टि कुछ समझ में आया इसमें कि नहीं? हाँ, चलो
Let us see it in different way. कि पहली पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी 1 कि ब्लड ग्रुप A dominant and O recessive। तो अब फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सो जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप ए हो गया। जीनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप ए, तो अब इसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? ए डोमिनेट कर रहा है तो आई ए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? आई ए आई ओ। बोलो सही बात है। ये ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ देखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ये ए और ये बी, ये फादर का हो गया और ये मदर, मदर का ओ है और ये जेंडर हो गया। समझ में आ गया? और ये सब उनके क्या हो गए? पेरेंटल, अभी नहीं हुए क्या? पेरेंटल जीनोटाइप हो गया। अब मान लो अगर मदर का ओ है तो तुम्हारे पास ज्यादा पर स्थितियां नहीं है, ऐसी स्थिति में क्योंकि ओ रिसेसिव तुमने ले रखा है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ओ। बोलो बात समझ में आई? अब इनके गेमीट्स निकालो, टाइप ऑफ गेमीट्स। तो इसके गेमीट्स क्या क्या बने बोलो? आई ए और ये क्या बने बताइए? इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखो टाइप ऑफ गेमीट्स, ये आई ए होगा या फिर आई ओ। बोलो सही है? और यहाँ से क्या लिख लोगे? तो एक बार इसका इसके साथ एरो बनाओ क्रॉसिंग ओवर, और एक बार इसका इसके साथ, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है कुछ क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है? तो अब ये चीज़ क्रॉसिंग ओवर हो गई, और क्रॉसिंग ओवर में क्या पता चला कि आई ए आई ओ, और ये क्या पता चला? तो दैट इज जो चाइल्ड का जीनोटाइप क्या है, और बोलो चाइल्ड का फिनोटाइप क्या हुआ? यहां से क्या पता चला? और ये ओ। तो इन दिस केस पॉसिबिलिटी 1 में डॉटर में है ब्लड ग्रुप ओ, हुआ कि नहीं? सो अब सेकंड केस देखो, पॉसिबिलिटी 2। मतलब ये यहाँ दिखाया गया है कि मेरी जो लड़की है वो पीले कपड़े पहने हुई थी और वो गुम हो गई है, तो क्या हर पीले कपड़े पहने वाली लड़की मेरी बेटी हुई? ये चीज पूछी। तो पॉसिबिलिटी 2 यानी जो ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, उतने से थोड़ी पता चलेगा, कुछ और भी तो बताएं। और एक कैसा बताइए रिसेसिव, तो यही सारा फिर से करना पड़ेगा। पहले क्या लिखोगे बोलो? जेंडर, तो फादर। अब आप खुद बताएं, साक्षी तो समझ में आएगा। मैंने जेंडर लिख दिया, अब ब्लड ग्रुप, ये तो ऊपर वाला कॉमन था, ये हम लोग के माइंड में सेट है तो आ ही गया, लेकिन ब्लड ग्रुप इसका ए और इसका ओ। अब तुम बताओ, अब हमें जीनोटाइप चाहिए, पेरेंटल। आप मुझे बताइए यहाँ देखते हुए कि वो डोमिनेट कर रहा है। आई ए और यहाँ भी कुछ बताओ। आई ओ, ये बहुत अच्छा आपने किया कि डोमिनेंट को पहले रखा। और ये भी हो सकता है कि होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, दोनों केस में हो जाएगा। अब बताओ टाइप ऑफ गेमीट क्या होंगे? यहाँ तो आई ए हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? आई ए भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है। तो अब आप क्या करें यहाँ पे,
क्रॉसिंग ओवर में इसके साथ इसे ले लें और फिर एक बार इसके साथ इसे ले लें। दो ही तो केस बन रहे हैं। फादर के पास तो एक ही एलील है, या फादर के पास दो थे, मदर के पास एक था, यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन फिर भी बना क्या, IA और ये क्या बना IAIO। ऐसी स्थितियों में ये बेबी का जीनोटाइप है, तो बेबी का फिनोटाइप क्या होगा, चाइल्ड जीनोटाइप। अब यहाँ ये बताओ यहाँ क्या होगा, तो A और ये समझ में आया। तो क्या दोनों ही स्थितियों में चाहे ये डोमिनेट हो, बेबी कैरी कर सकता है वो ब्लड ग्रुप, तो क्या निष्कर्ष निकालना आसान है कि क्या होगा, नहीं ना। सो एज इन बोथ द केसेस चाइल्ड में हैव O blood group, so we cannot as certain which blood group dominates। अगर हमें पहले से नहीं पता है तो हम इतनी बात से नहीं पता लगा सकते। मतलब अगर हमें नहीं पता कि A डोमिनेटिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा जरूर A डोमिनेट कर रहा, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि सेकंड केस में भी वो पा सकता है। तो कोई एक अननोन व्यक्ति है तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से वो पता लगा लेगा कि कौन सा डोमिनेट, उसको मालूम नहीं है तो नहीं मालूम रहेगा, इसको और सूचनाएं देनी पड़ेगी। और क्या दिया जाए, देखो सूचनाएं देने में भी ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे हुए और उनमें से एक का A हुआ B, वो भी नहीं, क्योंकि क्या पता वो जो 4 है वो तो एक संयोग है क्रॉसिंग ओवर में, हो सकता है शुरू के 1000 बच्चे O हो जाए, तब भी नहीं कहोगे कि O डोमिनेट है कि, क्योंकि क्या पता है अगले वाले का क्या होगा। ये तो तुम्हारा पता नहीं, तुमने सरसों के बीज या वो जो पी बटर के दाने में तुमने देखा तो पहले इंस्पेक्शन किया, पीले पीले आए, तुमने तो पूरी बगिया देखी नहीं। तुम उनसे 1 लाख बच्चे भी पैदा करा लो और वो O ही आते हैं, तब भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि क्या पता, क्योंकि मिलियंस एंड बिलियंस स्पर्म्स होते हैं, तो तुम्हें क्या पता कि क्या होगा। हो सकता है उन्होंने किया ही ना हो, वो इतना भारी ब्लड ग्रुप लेके चल ही ना पा रहे हैं। चल तो पाएंगे बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा वो, क्योंकि रैंडम है ना, जो रिजल्ट्स हैं वो रैंडम है, ऐसा नहीं है बताया जा सकता है। जैसे देखो कल पियानो ने बताया था कि अगर दोनों में फादर भी A ब्लड ग्रुप है और मदर भी A ब्लड ग्रुप है, तो जो सुनो इधर दिव्यांगी, फादर भी A ब्लड ग्रुप है और मदर भी A ब्लड ग्रुप है, तो क्या उनकी बेटी O हो सकती है। बहुत अच्छा, देखो तुम्हारी बात अब चारों तरफ फैल रही है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। कैसे इन्होंने भी बता दिया, हाँ सर हो सकती है, कल भी बताया, आज भी बताया, आप तो 2 दिन से वही चीज पढ़ा रहे। ये होता है शार्प माइंडेडनेस, इतनी धार है इसके दिमाग में। हाँ बोलो, अब हम क्या लिखे यहाँ पर, तो इन, हाँ बोलो, O डोमिनेंट है ना, तो यहाँ हमने सब एलील्स बना लिए, और पूछो कहाँ से पूछो, ये तो IO और IA से मिलकर बना क्रॉसिंग ओवर, और वो लिखा है वही तो डोमिनेंट। IO पहले लिखना चाहिए, IO IA, तो क्या लिखा है, इन बोथ द केसेस, इन बोथ पॉसिबिलिटीज। अभी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपने पूछा है ना, जो आपकी शंका को दूर करेंगे, अभी ऐसे कराऊंगा। इन बोथ पॉसिबिलिटीज द चाइल्ड में हैव O ब्लड ग्रुप, चाइल्ड अगर वो जो चीज पूछ रहा है कि बताओ कौन सा डोमिनेंट है, तो तुम पहले थोड़ी मान सकते हो, वो जो पूछ रहा है वो पहले से मान लो में है। और कुछ 2 क्वेश्चन आपको कराया जिसमें वो भी कराया, ऐसे भी क्वेश्चन हमने कराए, अभी ये थोड़ी देर पहले आते ही नहीं कराया था कि माँ का ये है तो बेटी का क्या होगा, तब तो तुम्हें मानना पड़ेगा भाई जो है। सो में है O ब्लड ग्रुप, so we cannot say on the basis of given information,
ऑन द बेसिस, दी गई सूचनाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं लगा सकते कि इसमें कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। किसके फादर का नाम आप में से प्रशांत है? किसी के फादर का नाम? हाँ, बी आई है तो आपका। So on the basis of given information that which blood group is dominant, which group is dominant, ठीक है, इतनी बात हो गई। आप एक को फोटो भेज दीजिएगा, स्नैप जो भी है, तो मुझसे देख लेंगे स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ कह रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैसे वेरीफाई करोगे। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। तो उसको लिखने का तरीका पूरा नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हमें लिखना है। वो कैसे लिखना है वो तो देखना पड़ेगा ना। सो देखिए, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो, क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हेन वी, कैसे पता चलेगा कि ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, अलग अलग ट्रेड्स का कोई लेना देना नहीं है। मान लो जैसे एक होती है कॉन्वेक्स नोज और ऊंची नाक नीची नाक, तो वो 3:1 का रेशो रहेगा, चाहे दूसरे और भी डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। चाहे कान का अपना रेशो रहेगा 3:1 का, उसका अपना रहेगा। समझ में आ गई बात? सो व्हेन वी डू डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ येलो राउंड पी पॉड, समझ में आ गया, ऑफ प्योर ब्रेड, तो येलो राउंड पी पॉड आपने लिया, तो बोलो यहाँ क्या लिखें, बताइए अंशिका। कैपिटल आर। सही है। तो ये आपने प्योर ब्रेड ले लिया, इतना लिखने से ही पता चल रहा है कि प्योर ब्रेड लिया है। एंड ग्रीन रिंकल्ड पी पॉड, रिंकल्ड पी पॉड, आने पी पॉड, वो जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बोलो आप। तो उसको क्यों नहीं पता है? तो पढ़ाई करते हो क्या? इसका मतलब है कि तुम पढ़ती होगी। तुम्हारी फ्रेंड नहीं पढ़ी, उसके बारे में कुछ तो कर्टसी रखो। हाँ बोलो, यहाँ क्या लिखें? सही है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब हम इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? देन इन F2 जनरेशन, सौम्य सेंटेंस पूरा कराओ। एक सेकेंड। इन F2 जनरेशन रिपोर्ट बतानी। हाँ वही बताओ जिससे कि जस्टिफाई कर सको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन F2 जनरेशन रेशियो ऑफ येलो राउंड पी पॉड इज टू येलो, बहुत अच्छा, नहीं, ग्रीन रेशो ऑफ green round pea pod is to हाँ yellow चलो। wrinkled pea pod is to green wrinkled pea pod is equals to 9:3:3:1. हाँ, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड is 9:3:3:1। क्या अभिषेक इससे ये चीज प्रूव हो जाती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की नहीं होता? तो बताओ अगली लाइन फिर अगर प्रूव करना होगा। फर्दर, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं? Further, the ratio of
round ratio wrinkle equal to 12 बहुत अच्छा 12 ratio 4 equal to 3 राउंड रेशो 1 रिंकल इज 3:1 सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं एंड yellow ratio green equal to 3 ratio येलो इज 2 रेशो भी नहीं बोलता इज 2 भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इज 2 is 2 yellow is to green is 3:1 this justifies that law of traits are assorted independently this justifies कि उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। इससे क्या पता चलता है सार्थक तुम्हें कि अगर कई ट्रेड्स हैं तो क्या उनमें ब्लेंडिंग हो जाती है कि नहीं होती है। बहुत अच्छा दिस जस्टिफाइज दैट कि ट्रेड्स जो है वो ब्लेंडेड नहीं होते, आपस में मिल नहीं जाते, ठीक है कि नहीं। दैट द ट्रेड्स आर, हाँ सेंटेंस पूरा करो सार्थक। एकलव्य आगे बैठा करो, बोलो। तो कल भी तुमने नहीं बताया था, वहां से दिखता नहीं होगा। असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, इतनी बात है। चलो ओके, नाउ अब एक्सरसाइज में देखो ब्लड ग्रुप का कोई और आंसर है नहीं बुक में, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर, अब हम देखेंगे कि रीसेस फैक्टर ब्लड ग्रुप में एक और चीज आती है कि निगेटिव और पॉजिटिव। जरा देखें सो ब्लड ग्रुप डोनर एक्सेप्टेड चार्ट। अब देखो ओके, सो हमारे पास एक चार्ट आया है, ये देखो। इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि एक्सेप्टर कौन है और डोनर कौन है, और ये रीसेस फैक्टर होता क्या है। ये हटा दें सारा। अच्छा, सो क्या बोलो, पूरा पूरा मिल जाएगा, यही करना होगा इस सवाल में। ये 2 नंबर का ही सवाल है। डाई हाइब्रिड में अब आई आएगा कि डाई, यही आएगा। चलो नाउ लेट अस सी कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी टेबल है। अब जैसे हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं,
अब इनमें किसी में RH फैक्टर हो सकता है और किसी में RH फैक्टर नहीं भी हो सकता है। अब हम ये बता दें कि जैसे तुम्हें अगर कोरोना हो गया तो तुम कोरोना पॉजिटिव कहलाओगे कि कोरोना निगेटिव? पॉजिटिव। यानी होने को पॉजिटिव कहेंगे। जैसे HIV पॉजिटिव का क्या मतलब है? HIV हो गया है और HIV निगेटिव तो अच्छी बात है। यानी इसी तरीके से जो रिसर्च फैक्टर जिनमें हैं वो पॉजिटिव कहलाएंगे और जिनमें रिसर्च फैक्टर नहीं है वो क्या कहलाएंगे? निगेटिव। तो RH फैक्टर हम इसे मानते हैं, ये ब्लड में वो बता रहे हैं। तो दैट इज रिसर्च फैक्टर इन ब्लड ग्रुप। देख लो, चलिए नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। सिर्फ O नेगेटिव सबको डोनेट कर सकते हैं, O नेगेटिव वाले को नहीं। देख लो इधर। सो एनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप either may be negative or may be positive. It is due to rhesus protein found in it. If rhesus protein available है उस RBC में, एक प्रोटीन का नाम है, तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। सो एनी ब्लड ग्रुप, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप में ब्लड रिसर्च फैक्टर भी हमारे डीएनए में आता है। हाँ, जो एनी उसके बारे में बता रहे हैं। एनी ब्लड ग्रुप या तो A हो या B हो या AB हो या O, ठीक है, may further be subdivided, may further be subdivided into, that is RH positive और RH negative। इसे नोट करो, where RH is no, इधर ध्यान दो पहले, where RH is known as rhesus factor, RH is known as rhesus factor। It is a kind of protein which is found on surface of red blood cell. It is a protein found on surface of red blood cells। अगर मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल है और उसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर रिसर्च फैक्टर पाया गया ऐसे, तो ये सरफेस पर अगर RH फैक्टर है, ये प्रोटीन, तो मान लेंगे 2 तरीके के हैं। होने पर मैं इसे क्या कहूँ? पॉजिटिव। मान लीजिए ये A वाला है और इसके ऊपर ये पाया गया तो A+ हो जाए, और नहीं पाया गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये A पॉजिटिव हो गया और किसी ब्लड ग्रुप में ना पाया जाए, ठीक है नहीं। उसके अलावा इसके ऊपर बहुत दूसरी चीजें होंगी, हमने बताया था एंटीजन भी तो होंगे ना, वो इसके अपने वो है, लेकिन एक अलग से प्रोटीन भी है, तो उसकी खोज की गई। क्योंकि कई बार ब्लड ग्रुप क्या होता था कि चढ़ाते थे और फिर वो तब भी मर जाता था व्यक्ति, तो उन्होंने कहा और पता करो आखिर कहाँ गलती हो रही है। तो उन्होंने देखा कि किसी किसी में वो प्रोटीन है और किसी किसी में क्या है, वो प्रोटीन नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं? रिसर्च फैक्टर। तो वो एक कोटिंग है, इट इज ए काइंड ऑफ कोटिंग। एंटीजन क्या है? एंटीजन होते हैं जो क्या कहते हैं, रोगों से लड़ते हैं, जो कीटाणुओं को मारते हैं। जैसे एंटीबॉडी होती है ना, तो वही एंटीजन। तो ये देखो, तो क्या यहाँ इसकी सरफेस पे ऐसा कुछ मिला? इस एल्पेनलीबल की सरफेस पर और इसकी सरफेस पे मिल गया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसे A नेगेटिव कहेंगे। तो ये A नेगेटिव है क्योंकि इसकी सरफेस पे वो नहीं मिल रहा है, ये है। सो इफ कोटिंग इज फाउंड देन इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव, और इफ कोटिंग इज नॉट फाउंड तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव। अब हम एक चार्ट बनाएं और इसके रूल्स देखें कि मान लीजिए कौन डोमिनेट कर सकता है। चलिए, सो
4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, तो ओ से शुरू कर लो, O माइनस, O प्लस, फिर A माइनस, A प्लस, B माइनस, B प्लस, तो इसके बाद AB माइनस और AB प्लस। अब जरा देखिए कि ओके, O माइनस O प्लस, A माइनस A प्लस और B माइनस B प्लस, AB माइनस AB प्लस। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए हमारे पास जो डोनेट कर रहा है ये डोनर्स है, और ये डोनर हो गए, एंड दीज आर रेसिपिएंट। ये ग्राही हैं, ग्रहण करने वाले, और ये कौन है? दाता। अब जरा देखो, मान लीजिए कि अगर ये लेने वाला है, उसके पास वो निगेटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये अपना ब्लड तुमको देना चाहती है, सिर्फ ये उसके लिए चाहती है। इसमें ये नहीं कि पेरेंट से आ रहा है, वैसा कुछ नहीं, कौन किसको दे सकता है। तो मान लीजिए O माइनस, तो O माइनस को दे ही सकता है, ये रिसीव कर रहा है, समझ में आया। और लेकिन जिसके पास प्रोटीन है वो गड़बड़ कर देगा, वो यहाँ आएगा तो डिस्टरबेंस पैदा करेगा। जैसे तुम्हारा O माइनस है ना ब्लड ग्रुप, और तुम मान ले ना, वो कह रही मान ले, चलो तुम्हारा मान लो O माइनस है और ये प्लस वाला दे रही हैं, तो क्या इनके पास वो प्रोटीन लगा हुआ है उसमें, तो वो तुम्हारी बॉडी में गड़बड़ करेगी, क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी हो जाएगी। तो ये ये नहीं दिया जा सकता। प्रोटीन वाला नहीं, पॉजिटिव, देखो अब रूल क्या बन गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी डोनेटेड टू नेगेटिव, यानी जिसमें पॉजिटिव है और निगेटिव है, जिसमें कोई कोटिंग नहीं, वो शांति से चला जाएगा, क्या कोई बात नहीं, आ जाओ, क्योंकि ये गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ कौन करेगा? तो पहला रूल क्या लिखे बताइए, पॉजिटिव RH पॉजिटिव लिख लो, दैट इज RH पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट, अब इसी से देख देख कर लिख लेंगे, कैन नॉट बी डोनेटेड टू, इसको नहीं दिया जा सकता, बोलो RH निगेटिव, बट RH निगेटिव दिया जा सकता है क्या पॉजिटिव वाले को? यहां से देखो, ये निगेटिव है, ये प्लस है, क्या टिक लगा है? मान लो सौम्या का वो पॉजिटिव होता है, चलो, और कोई निगेटिव इनको देने आ जाए, तो निगेटिव में तो कोई प्रोटीन की कोड नहीं है ना, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तब दे सकते। तो अगली लाइन क्या लिखे, RH माइनस कैन बी गिवन टू RH प्लस, ये इसको दिया जा सकता है, लेकिन ये इसको नहीं, जिसमें पहले से, बट RH माइनस कैन बी डोनेटेड टू RH प्लस। क्या पता उसकी बॉडी में प्रोटीन का वो सिस्टम हो ही ना बनाने का, तो गड़बड़ कर सकता है ना। जिसमें नहीं है तो धीरे से वो प्रोटीन की कोट चढ़ा लेगा, उसके पास वो प्रोटीन है बॉडी में। अब देखो आगे की बात, देखो कि कुछ और चीजें देखें कि मान लीजिए O माइनस है, एक बात बताओ कि O ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू ऑल ब्लड ग्रुप, ये तो सही है ही है, लेकिन सुन लो, माइनस प्लस की तो बात यहाँ हो गई, माइनस वाला माइनस को दिया जा सकता है, यानी जिसके कुछ नहीं, बहुत सीधा साधा है, और जो रियल है प्रोटीन वाला है, तो जो प्रोटीन वाला है प्रोटीन वाले को दे सकते हो, लेकिन गैर प्रोटीन वाले को नहीं दे सकते हो, समझ में आए कि नहीं? और जिसपे कोई कोटिंग नहीं हो दे दो सबको, यानी जिसमें, ये बात समझ आ गई। अब फिर से सुनो, O ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू आर, O ब्लड ग्रुप, वो साइन अलग है, साइन का रूल अलग है, वो भी साथ में रखना है दिमाग में, और ये भी रखो कि O सबको दिया जा सकता है,
ओ ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है? सबको दिया जा सकता है। तो ये अगला रूल लिखो, ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू ऑल ब्लड ग्रुप सब्जेक्टेड टू फर्स्ट रूल। वो रहेगा साथ में, लेकिन जो दूसरे ब्लड ग्रुप हैं उनको ओ दिया जा सकता है। समझ में आ गई बात? ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू ऑल ब्लड ग्रुप, लेकिन सब्जेक्टेड टू फर्स्ट रूल। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो ये O माइनस है, क्या तुम ये समझते हो कि O सबको दिया जा सकता है और माइनस वाला भी सबको दिया जा सकता है क्या? माइनस वाला प्लस को दिया जा सकता है, तो O भी सबको दिया जा सकता है, माइनस भी। तो क्या सारे टिक लगा लें? अब जरा उसमें देखो कि इसमें क्या यही चीजें दिखा रहा है? देखो कि यहाँ पे वही दिखा रहा है कि नहीं कि O भी सबको दिया जा सकता है, माइनस भी। तो दोनों रूल फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि माइनस तो माइनस को भी चढ़ाया जा सकता है और प्लस को भी। लिखा है कि नहीं? अच्छा, अब बताओ प्लस वाला किसको चढ़ाया जा सकता है? प्लस वाला सिर्फ प्लस को। तो ये प्लस है, इस प्लस को चढ़ा दें। ये प्लस है, इस माइनस को चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं? ये नहीं चढ़ेगा। ये प्लस इस प्लस को, वो तो दिया ही जा सकता है, यहाँ नहीं दिया जा सकता क्योंकि माइनस है। प्लस वाला माइनस में नहीं दिया जा सकता ना, माइनस में। तो यहाँ देखो दैट इज, इसको भी दिया जा सकता है, माइनस को नहीं दिया जा सकता। इतना समझ में आ गया? देखो अपनी यहाँ हम पूरा करवाएंगे चार्ट आपसे। अभी तक समझ गई हो कि नहीं? बात करूं क्या? अभी रुको, यहाँ तक बात हो गई। अब आगे की बात है, ए किसको दिया जा सकता है? जरा देखो, ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए को, बी को नहीं दे सकते हो। बी में अलग तरीके के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला बी को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन ए बी में तो ए भी है और बी भी है, तो उसको ए ले सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? सो ए ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू ए और ए बी, एंड बी ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू बी और, क्योंकि ए बी में तो ए और बी दोनों है ना। ये तीसरा रूल है, ए ब्लड group can be donated to A और AB, और B blood group can be donated to B और AB। तो अब ईशान आ जाओ, इसको इन दोनों को कंप्लीट करो जरा, देखें पहले एक करो, देखें इसी रूल के आधार पर। एक और तो तुमने प्लस वाला माइनस कर दे दिया। तुमने किस रूल का उल्लंघन किया ऐसा करके? यू हैव ओवर रूल्ड सर्टेन लॉ। विच लॉ? तो आपने प्लस वाला ए पॉजिटिव है या प्लस? देखो प्लस वाला तो माइनस को दिया ही नहीं जा सकता, यहाँ आपने कैसे टिक कर दिया? समझ में आ गई? चलो नेहा आओ, एक दो दे दो। वाह, हाँ ठीक है, चलो आओ प्रवीण। अगला भी करो।
बहुत अच्छा। अभिषेक आओ। तो इससे क्या पता चलता है? बहुत अच्छा। ये दिखाया O माइनस। कैन O माइनस सबको दे सकता है कि O पॉजिटिव सबको दे सकता है? तो वो लोग कहते हैं हम तो O पॉजिटिव सबको दे सकते, दे नहीं सकते, O माइनस दे सकते। ठीक है, O माइनस, O पॉजिटिव कुछ कुछ को दे सकता है, 4 लोगों को दे सकता है। अच्छा, ये रेसिपिएंट है, A B पॉजिटिव का एक्सीडेंट हो जाए तो वो कहेगा लाओ लाओ कोई भी खून लाओ, तुम लाओ तुम लाओ, अरे कोई तो खून लाओ। तो ए बी पॉजिटिव जो है बहुत लालची पर्सन है। और सबसे दानदाता कौन है? दैट इज इट इज द कंपैशनेट वन। सबसे दयावान ये है और सबसे लालची है। नाउ ये दोनों लाइनें लिखो। O minus can donate blood to all blood groups. O minus can donate blood to all blood groups. नहीं, ये तो रिजल्ट है। और बताओ ए बी प्लस कैन, सेंटेंस पूरा करिए यश। रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड। रूल नहीं है, इससे रिजल्ट है, ये कोई रूल नहीं। अब देखो नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। So in कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टेम्परेचर भी जेंडर डिसाइड करता है। कि मान लीजिए अगर मुर्गी कैसे हैचिंग करे अपने बच्चे को तो उससे उसका जेंडर डिसाइड हो जाता है। तो हाँ, मतलब ये इसी बुक में लिखा है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि some rely entirely on environmental cues. So temperature at which fertilized egg are kept determines that egg may be. So in case of birds, बहुत सारे ऐसी birds हैं जिनमें temperature is the determining factor. वही उनका नियामक तत्व है कि उनका बच्चा का जेंडर क्या होगा। So in hence तो ये है। So आप ये कह सकते हैं कि इन जो चिकन्स होते हैं वो टेम्परेचर ड्यूरिंग हैचिंग, जिस समय वो अंडे को फोड़ के निकल रहा है, हैचिंग डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ चिक, gender of chick. However, in human beings, अच्छा, और जो स्नेल है, ये देखो, तुमको ये मालूम है, ये स्नेल है, ये ऐसे निकलता है, इसके पैर होते हैं,
ये स्नेल होता है कि नहीं? तो स्नेल अपनी मर्जी से उसका जब मन करे मेल बन जाता है, जब मन करे। भाई लिखा है बुक में, कोई हम थोड़े बताना है। स्नेल कैन चेंज सेक्स व्हेन एवर इट वांट्स। पांचवी लाइन पढ़ो, पता चल जाएगा। स्नेल कैन चेंज सेक्स। अब भाई ये जो एक एक लाइन है, इन्हीं पे एमसीक्यू छिपे हैं, और नहीं तो फिर वहां पर मिस हो जाते हैं। सो स्नेल कैन चेंज सेक्स whenever it wants। तो इससे पता चलता है, इससे तुम क्या समझते हो बताओ सौम्या, कि इन, हाँ ये सही बता रहे हैं, Indicating that sex is not genetically determined। यही तो मेन लाइन है, इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा कि इन स्नेल्स और इन जो है ये जो जेंडर है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, ये जीन से मतलब ही नहीं इसका। सो whenever it wants, कुछ में कि सब में जिनमें ये बताया जा रहा है और भी बताएंगे। सो इन स्नेल्स होगा, ठीक है। इन स्नेल्स सेंटेंस पूरा करो पीयूष। अभी तो बताया, सुन नहीं रहे हो क्या? It's not determined by Some- genes। गुड लर्निंग इज गुड गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। अच्छा सुनोगे तो अच्छा सीखोगे, सुनोगे ही नहीं तो सीखोगे क्या? स्नेल्स जेंडर इज नॉट डिटरमाइंड। सर तो चिकन की जैसे सब बुक में सिर्फ मतलब रेप्टाइल्स लिखा है टेम्परेचर से, अगर चिकन लिखेंगे तो सही रहेगा। क्या लिखा है? रेप्टाइल सर टर्टल टर्टल होता है, टर्टल होता है, मेरे को पता है, मैंने क्या लिखा है? जबता है कहानी करता हूँ। सर देखो एनिमल्स लाइक ए फ्यू रेप्टाइल्स। तो अभी हम देखते हैं। अरे आगे देखो, कोई फूल माला लाई क्या पूजा करने के लिए? सो चलो बात उतनी ही करो जितनी क्लास में बहुत जरूरी है। So in which reptiles gender is determined by temperature? According to NCBI, temperature-dependent sex determination in 3 reptile species, the American alligator, the red-eared slider turtle, and the alligator snapping अब turtle. इतना तो ये सब हम लोग जानते नहीं है। टर्टल लिख लो, और एलिगेटर दैट इज मगरमच्छ, Sir, alligator घड़ियाल। घड़ियाल होता है। एलिगेटर एंड टर्टल लिख लो बस। चिकन में भी होता है एलिगेटर, अभी देखते हैं, और टर्टल। चिकन का भी कंफर्म कर लें। इन चिकन्स जेंडर इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। According to NCBI, more males hatched at 31 degrees Celsius, more females at 36 degrees Celsius, 36 and the degree पे ratio is female almost होगी। 1 to 1 at और 34 अगर degrees 31 डिग्री पे Celsius. हैश करेगा तो मेल होगा। ये आप इसमें दिखाया है, तो ये इसी तरीके से समझ में आ गया ना? NCBI के मुताबिक 31 डिग्री सेल्सियस पर अधिक नर पैदा हुए, 36 डिग्री सेल्सियस पर अधिक मादाएं और 34 डिग्री सेल्सियस पर अनुपात लगभग 1:1 था। और 34 पर 1:1 का। अगर 34 डिग्री रखा तो इक्वल आया, और अगर 31 रखा तो मतलब टेम्परेचर कंट्रोल्ड है इतनी। 32 35 पे क्या वो सब कुछ भी हुआ हो, वो तो रेशो कम ज्यादा होता रहेगा। मतलब अधिक से लेकर 50 तक आया तो तुमको उतना थोड़ी, ये तो जिस्ट है। और डिटेल में जाओगे तो फिजिक्स भी को जेनेटिकली डिटरमाइंड। नहीं, वो लिख दिया ना उसने। 31 पे मेल हुए हैं चिकन्स में। अब देखिए आपको भेज देंगे। चलो okay, now sex determination, however in human beings gender is determined genetically। so देखो, in human beings
gender is determined genetically. So males have 23 pairs of chromosomes. In each body cell, उसके जो बॉडी में, और मान लो जर्म सेल है तो वहां सिर्फ 23 क्रोमोसोम है. 23 pairs of chromosomes. चीक लिखा है तो उसके जगह ऑफस्प्रिंग लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑफस्प्रिंग. चिकन के बच्चे को चिक कहते हैं. जैसे एलिगेटर और टर्टल भी लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है. ऑफस्प्रिंग लिखो, नहीं तो चूजे लिख देना. So 23 pair of chromosomes in body cell या सोमा सेल या फिर स्टेम सेल. ये क्वेश्चन खूब आता है. तो 23 pairs हैं, in which 22 are autosomes. That is 22 pair of autosome plus, अब मेल की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम. देखो, ऑटोसोम डिटरमाइन द फीचर ऑफ बॉडी, वेयर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द जेंडर ऑफ बॉडी. ऑटोसोम डिटरमाइन feature of body, while sex chromosome determines gender of body. Okay. Now, while sex chromosome determine gender, तो मेल में एक्स या वाई हो सकता है. अब इसी तरीके के मेल स्पर्म की बात करें तो इन स्पर्म क्या होगा? इट में भी, देख लो, इट में भी एक्स टाइप भी हो सकता है और वाई टाइप. ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम में बी एक्स टाइप और वाई टाइप. तो ये जो एक्स है ये फीमेल क्रोमोसोम है और ये अगर देखा जाए तो काफी लेंथी होगा, और जो कि ये वाला होगा ये छोटा सा, तो ये मेल में होगा. जबकि इन फीमेल क्या होगा? जो उसका जीनोटाइप है या जेनेटिक्स है तो उसको कहेंगे ह्यूमन जीनोम चार्ट. उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन जीनोम चार्ट, जिसमें आप पूरे क्रोमोसोम दिखाते हो. तो इन फीमेल तो देयर आर 23 pairs of chromosomes. 22 autosome plus XX chromosome. Now autosome और तुम्हें वो तो पता चल चुका है. तो ओवम किस टाइप का होगा? तो ओवम में भी, ओवम इज ऑलवेज, बोलो सौम्या, ओवम इज ऑलवेज. भाई जब ये डबल एक्स है तो उसे सिर्फ एक्स ही मिलेगा, उसकी अनपेयरिंग होगी कि नहीं? उसका मियोसिस होगा. ओवम इज ऑलवेज एक्स टाइप. तो अब हम इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करें तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सा किस पे डोमिनेट कर रहा है. बोलो, वाई जो जीन है वो डोमिनेट कर रहा है एक्स पे कि एक्स जीन वाई पे? बोलो.
नहीं Clear? शायद इसमें नहीं है ऐसा कुछ। वाई जीन, वाई सेक्स क्रोमोसोम किस पे डोमिनेट कर रहा है? क्यों? डोमिनेट्स किस पर? ओवर एक्स क्रोमोसोम। और जो ट्रांसजेंडर होंगे उनमें क्या होगा? एक्स एक्स वाई पाया जाएगा या फिर एक्स वाई वाई पाया जाएगा, ऐसे ऊपर। ये पॉसिबल है। वो होता है, वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, उनके बॉडी में सभी जेंडर होंगे। एक्स वाई वाई उनमें जब भी इस तरीके का रेशो गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वो ट्रांसजेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखें बुक में चार्ट बना हुआ है, तो लिखो मेल। पर एक या तो वो एक्स होगा या तो वाई होगा। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर उनमें ट्राइप्लॉइडिक क्रोमोसोम हो गया, फ्यूजन जब हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन, उस समय गड़बड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ट्रांसजेंडर तो बनना। वैसे तो जब दोस्त हो जाते तो ट्विंस भी बनते हैं ना। ट्विंस बनते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि सही तरीके से मियोसिस ना हो पाए। ट्रांसजेंडर की बहुत ज्यादा तो अनुपात है नहीं, लेकिन अगर 3 सेक्स क्रोमोसोम पाया गया तो ऐसी स्थिति में ट्रांसजेंडर हो। आगे पढ़ाया जाएगा। अब देखो मेल फीमेल, देखो तो मेल में लिखो मेल जीनोटाइप, तो ऐसे लिखे पेरेंटल जीनोटाइप। तो बोलो क्या क्या हो सकता है? एक्स वाई, और इसका क्या हो सकता है? अच्छा, अब इनके टाइप ऑफ गेमीट लिखो। टाइप ऑफ गेमीट तो एक्स हो सकता है, वाई, और यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दो, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स है तो एक्स लिखो, पहले भी तो ऐसा किया। अब इसका क्रॉसिंग होगा, तो एक एक्स का इससे कर लें और एक वाई का इससे कर लें, तो बताइए यहाँ क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के बाद ये दैट इज बेबीज जीनोटाइप। यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन ही लिखा है। हाँ, क्रॉसिंग ओवर में फर्टिलाइजेशन जीनोटाइप। तो बेबी का जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एक्स और एक्स वाई। अच्छा ये बताओ कि एक्स एक्स है तो एक्स एक्स किस में होगा? गर्ल में होता है कि नहीं? अब बोलो एक्स वाई बॉयज में, ये हमने लिखा था। तो इस तरीके से बेबी का जेंडर बताइए। दैट इज गर्ल चाइल्ड, और ये बॉय चाइल्ड, या फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड लिख सकते हो। चूंकि दोनों का रेशो 1:1 है, तो कायदे से इंडिया में जो मेल फीमेल रेशो 1:1 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा 3:1 है। ऐसा तब होता कि मेल में डबल एक्स डबल वाई भी पाया जाता, चूंकि मेल सभी हेट्रोजाइगस हैं, डबल वाई वाला कोई बचा ही नहीं है, तो इसलिए डबल वाई वाला होता, कोई कुंभकर्ण रावण टाइप ऐसा आता पूरे, लेकिन अब कोई वैसा मेल बचा नहीं है। सब हेट्रोजाइगस है। मतलब पहले होते थे क्या? तो 1:1 रेशो, जैसे तुम सोचो नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये तो टॉल वर्सेस में वो होना चाहिए था, तो 3:1 होता या कुछ होता, तो वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबको समान मौका शादी करने का दिया जाता है, 1:1 रेशो होगा। सो देयर, तो मेल वर्सेस फीमेल रेशो, मेल इज टू फीमेल रेशो क्या होना चाहिए? तो देयर आर इक्वल चांस ऑफ ए मेल चाइल्ड और ए फीमेल चाइल्ड। कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा किसी के चांस, देयर इज इक्वल चांस ना, क्योंकि दोनों का। सो देयर इज इक्वल चांस ऑफ मेल फीमेल चाइल्ड। तो इसलिए अब देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन का। चलो, सर उसमें क्या क्या लिखना है कोर्ट में इतना पूरा? फोर्थ में ये सब कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। यही करना है। वो सब तो अलग से क्वेश्चन होगा तो लिखा जाएगा, वो कुछ और क्वेश्चन भी है। कहाँ से लिखना है? यहाँ से, जो चित्र बनाया आपकी बुक का।
सर एक फिगर बनाए कि नहीं? देख लो, ये मेल है तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं ये, और फीमेल को कैसे दिखाएंगे? और ठीक है, तो मेल और फीमेल का ये गेमीट है, और बच्चे को कैसे दिखाएंगे? ये जो भी बच्चे हैं तो इनको दिखाया जाएगा कि ये ऐसे। समझ में आ गया? मेल फीमेल ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं साइन बना होता है ना। चलो अब हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। That is in-text question. चलो हाँ एक्स बोलो। कैपिटल टी स्मॉल टी अब मैं बताने जा रहा हूँ। और स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू यानी डी आप बोलना चाहती है ना? ठीक है। सी हाँ सी अगर चलो इसको करके देखें तो पता चले। ये लो, बाकी लोग जमा करें जिनका बाकी है। लाओ सी सर और पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो। लाइए सो दिखाया गया है, वो बुक में देखो कि क्या क्या कलर दिखाया गया है। वॉयलेट को क्या दिखाया, ऐसा कुछ दिखाया है? ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं जब हम लोग देखो टॉल प्लांट है, और हम लोगों ने बताया था कि वॉयलेट डोमिनेट करता है कि वाइट। सो वॉयलेट होने पर भी उसे W नाम दिया, V नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है कोई कंस्ट्रेंट्स हो जिससे V ना दिया हो। और कहीं ऑक्युपाइड तो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो दिया गया है a Mendelian experiment consisted of breeding tall plants bearing violet flowers with short plant bearing white flowers. तो tall plant violet flowers और short plant white flowers, ये तो जीनोटाइप हुआ। तो द प्रोजीनी बोर ऑल वायलेट फ्लावर्स, तो इनसे जो चीजें मिली तो हमें क्या मिले? बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। जो चीज हमको मिली, यानी हमने बहुत पैसे बचाए हैं आज। तुमको पार्टी मिलेगी। चलो अब जरा देखो, तो बोल रहा है कि अगर इनसे जो चीज बनी, 4 बनेंगे या 4 तरीके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें सारे कैसे मिले बताइए? ये तो हमारा पेरेंटल फिनोटाइप है ना। आप पेरेंटल भी ना लिखो, फिनोटाइप लिखो, पता नहीं है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस। तो फिनोटाइप। अब इनका जीनोटाइप हमें लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। और फिर उनका क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या दिखाया गया है? हाफ शॉर्ट है। हाफ कैसे है? तो देख लो, तो इससे क्या पता चलता है कि जो टॉल प्लांट है उसमें भी कुछ ना कुछ, ये देखो कि ऐसा होगा, तभी हाफ शॉर्ट हो सकता है। और जो वॉयलेट है, और सभी वॉयलेट हैं क्या? तो सभी वॉयलेट के लिए क्या इसे WW लिख लें? देखो जरा। और फिर ये क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट है तो डबल T लिखे, और क्या लिखे बोलो? और स्मॉल w और स्मॉल w। ऐसा होने से बोलो इनके गेमीट क्या बनेंगे? सर जब वॉयलेट ये क्या
इनके गेमीट बताओ। डोमिनेटिंग है तो ये बने, ठीक है। और इसके गेमीट क्या बन सकते हैं? इसमें कुछ नहीं बनेंगे, बस TW बनाओ, और तो कुछ बन नहीं सकता। अब इनका हम क्या करा दे बताओ? क्रॉस ओवर। तो बताइए इससे क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? तो 3T और क्या मिला बताओ? कैपिटल W स्मॉल w, और यहाँ से क्या मिला? स्मॉल t और कैपिटल W और small। ये देखो, तो इससे क्या पता चला? इसका फिनोटाइप बोलो सौम्या। ये टॉल और वॉयलेट। टॉल प्लांट और ये वॉयलेट फ्लावर। और ये कैसा बना? शॉर्ट प्लांट वाइट वॉयलेट। और तो क्या ऑल वॉयलेट फ्लावर हुए? अच्छा ये बताइए क्या हाफ ऑफ प्लांट शॉर्ट है? तो अब ऐसी स्थिति में जो टॉल पेरेंट है उसका जेनेटिक मेकअप बताना है। वो कौन सा मेकअप करके आया? तो सी टाइप, यही है कि नहीं? और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम डबल टी ले लेती तो फिर क्या हो जाता? क्या सभी टॉल नहीं हो जाते? तुमने देखा कि टॉलनेस फर्स्ट जनरेशन में क्या होती है? वो डोमिनेट कर जाती है। तो इसलिए इसे कैसा होना चाहिए? हीट्रोजाइगस होना ही चाहिए। जैसे मेल फीमेल रेशो में देखा था, मेल जो थे वो हीट्रोजाइगस है, तभी तो 1:1 रेशो बन पाया मेल फीमेल का। नहीं देखा था? XY मेल का जेनेटिक मेकअप क्या था? XY, तभी तो हाफ हाफ रेशो आया। अगर उनमें पूरा YY हो जाता मेल में, तो क्या कोई भी स्त्री पैदा होती? नहीं होती। तो इसलिए हाफ होना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं? सर एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टॉल प्लांट लिया, एक डॉफ प्लांट लिया। टॉल प्लांट में वायलेट फ्लावर थे और डॉफ प्लांट में कैसे फ्लावर थे? लेकिन जब उनकी क्रॉसिंग ओवर कराई तो सारे वायलेट आए। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? जो वायलेटनेस है वो दोनों होमोजाइगस है। ये प्योर वायलेट है और ये ऐसी स्थिति में ही हमको ये मिल सकता है। तुम चाहो तो 4 बना लो, एक और बना लो, तो तुम्हें 4 का केस लगेगा, क्योंकि तुमको 4 की आदत है। अदरवाइज 2 में भी काम चल सकता है, सिंगल भी ले सकते हो। वायलेट, एक वायलेट था प्योर वायलेट और एक प्योर वाइट, तो इनमें कोडोमिनेंस तो है नहीं। तो वायलेट का अगर तुम इससे कराओगे तो फर्स्ट जनरेशन में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या सारे वायलेट नहीं मिलेंगे? और अगर तुम प्योर टॉल का प्योर शॉर्ट से कराओ तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आधे डॉफ मिल गए। तो तुम्हारे केस में फिर तुम्हें एक क्या लेना पड़ेगा? उसको तो रिसेसिव है, लेकिन इसको तुम्हें हिट्रोजाइगस लेना पड़ेगा, तभी वो स्थिति बन सकती है। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास क्या चीज हो गया? जिसे ऐसे न समझ में आए तो मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगा, और आसान तरीका आ गया। तो आप ये देख लीजिए कि इफ जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर बियरिंग वायलेट फ्लावर एज जीनोटाइप, तो बताओ उसमें क्या लिखते हैं? TTWW। ये क्या करे बताइए? क्रॉस ओवर्स, ये चीज है। सो इसमें क्या होगा? एज गेमीट, इसके गेमीट क्या हो जाएंगे? TW एंड TW। और डॉफ प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर, तो वो क्या है बताइए? स्मॉल t स्मॉल w स्मॉल एज गेमीट, बात नहीं करो, गेमीट TW एंड TW। तो अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ। तो ये हो गया टॉल प्लांट का, टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर। तो उसके कौन कौन से गेमीट्स बने? TW, और इस वाले का क्या क्या बना बताओ? TW
और टी डब्ल्यू इससे बनाइए टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ बनाओ टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ बताओ टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू। ये तो ऐसे होना है क्योंकि सभी वॉयलेट हैं, लेकिन टॉल टॉल डॉफ डॉफ, सो टॉल प्लांट और वॉयलेट फ्लावर, ये डॉफ प्लांट, ये भी वॉयलेट फ्लावर, डॉफ प्लांट वॉयलेट फ्लावर और टॉल प्लांट वॉयलेट फ्लावर। इससे ये पता चलता है कि जो टॉल प्लांट का क्या आया बताइए, जेनेटिक मेकअप यही है। ये आंसर से क्या पता चलता है, सी इज करेक्ट। ठीक है। Study found that the children with light colored eyes, जिनकी कंजी आंखें होती हैं, तो are likely to have parents, उनके पेरेंट्स भी कैसे होते हैं, कंजी आंखों वाले। अब जरा देखें, so on this basis can we say anything that which color is dominant or recessive? Let us see. That we cannot say anything. इन्होंने कहा कि पेरेंट्स उनके कैसे हैं, चिल्ड्रन ऐसे हैं और पेरेंट्स भी कैसे हैं, दैट इज लाइट कलर्ड आई। तो क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ना। अब देखें इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू हैव पेरेंट्स, likely to have parents with light colored eyes. On this basis can we say whether the light colored trait is dominant or recessive? So color eye we cannot say. अब ऐसा मानो केस 1, let light color eye iris dominates over dark color iris। बाकी सबको डार्क मान लो और लाइट कलर है जिसको कोई कलर नहीं है। हाँ, ब्लड ग्रुप के तरह ही करना है बिल्कुल। अब देखो केस 1, लेट लाइट कलर आई, एक हम ये माने डोमिनेट्स ओवर डार्क कलर। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि लाइट कलर डोमिनेट्स कर रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है वेदर द लाइट कलर टू हैव आइदर ऑफ द पेरेंट्स लिखना चाहिए। अब इसमें पेरेंट्स लिखने में ये पता चल रहा, ये नहीं पता चल पा रहा है कि बोथ द पेरेंट्स है कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स। ये किस चीज को क्लियर करना चाहिए। अब जरा देखो, हम दोनों पेरेंट्स को लेके चल रहे हैं कि दोनों की आंखें वैसी, तो ऐसी स्थिति में दैट इज लाइट कलर्ड को हमने माना है क्या, यहाँ पे डोमिनेंट माना। तो डार्क कलर होती है नहीं, हम ये मान रहे हैं इसमें क्या, इस बेसिस पे कोई डोमिनेट या रिसेस दोनों केस लेंगे। अभी लाइट को डोमिनेट मान रहा है, फिर हम डार्क को मान लेंगे। तो लाइट कलर डोमिनेट है, लिखिए फादर। तो दोनों फादर मदर की लाइट कलर और लाइट कलर डोमिनेट कर रहा है। तो अब समझिए लाइट कलर को एल से डिनोट करो।
और डार्क को किससे करो, स्मॉल एल से, क्योंकि लाइट हम डोमिनेट मान रहे हैं ना, और समझ गया। सेकंड में भी वही करना पड़ेगा। वही अब वहाँ पे डार्क में कैपिटल डी लिख लेंगे, जो डोमिनेट करो उसी के लेटर चलते हैं। तो अब यहाँ पर फादर के क्या हो सकता है बताइए, अगर उसकी लाइट कलर आई है तो क्या एल एल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बोलो, या ये भी हो सकता है। और इस केस में देखो एल एल, और ये भी हो सकता है क्या, दोनों हो सकता है। तो अब इसमें गेमीट्स कौन से बनेंगे, सो यहाँ पर एक चीज हमने नहीं लिखी है, यहाँ लिखो कि लाइट कलर, लाइट आई, और ये भी लाइट आई, इसके ऊपर लिख लीजिए फादर मदर, फादर मदर। इतनी बात हो गई। अब ऐसी स्थिति में दैट इज जीनोटाइप, और ये हो गया फिनोटाइप। अब एकलव्य, बोलो गेमीट कौन कौन से बनेंगे इस केस में, अब पीछे बैठ तो बताते ही नहीं हो तुम, जब से पीछे बैठना शुरू किया है, और आगे सब बता देते थे, पहले ही हाथ खड़ा रहता था तुम्हारा, इतना क्या अंतर आ गया चार सीट में, बोलो सार्थका, पीयूष, गेमिट्स क्या बनेंगे, तो दैट इज गेमिट्स। तो गेमिट्स इसमें देखो एल बना, एल बना, और क्या बना, इससे एल बना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख लो, दो ही तरीके के तो हो सकते हैं, तो क्या लिख लीजिए एल और स्मॉल एल, ऐसे लिख लिया। इसमें क्या बने, दो ही तक, क्योंकि उसमें आधा आधा ही मिलता है, जीन जो होगा उसी में तो गेमीट बनेंगे कि नहीं, हाफ हाफ कॉपी मिलती है, तो इसमें क्या मिले एल और एल। अब इनका क्या करें, क्रॉस ओवर, तो इस एल से इसका, फिर इस एल से इसका, फिर इस एल से इसका, और इस एल से इसका। चलिए हमने क्रॉसिंग ओवर कर लिया नेहा। अब मुझे आप बताइए कि ये जो उनका F1 जनरेशन है, जो चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड की कैसी आंखें, कैसी कैसी आंखें हो सकती हैं, तो एल एल, और ये क्या है एल और एल, ये चीज हो सकती है। अच्छा अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लाइट कलर्ड है, ये तीन लाइट कलर्ड है, तो क्या लाइट कलर्ड वालों के पिता लाइट कलर्ड पाएगा कि नहीं, ये बात अलग है कि डार्क कलर वालों के पिता भी लाइट पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है। सो इन दिस केस लाइट कलर्ड चिल्ड्रन हैव बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ लाइट कलर्ड आई। तो बताओ नेहा इनमें चारों में क्या क्या लिखे, कैसी आंखें हैं, हाँ लाइट आई, और बोलो हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल एल है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव, और उसे डार्क को एल माना है आपने, तो इसलिए कैसी आई हो गई, डार्क आई। तो इसलिए जो चाइल्ड्स, ये जीनोटाइप और चाइल्ड्स फिनोटाइप, यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट केस हम क्या करेंगे, लेट डार्क कलर डोमिनेट्स ओवर लाइट कलर। तो केस 2 ले लो, लेट डार्क कलर ऑफ आई डोमिनेट्स ओवर लाइट कलर। तो इस चीज के लिए डार्क कलर के लिए कैपिटल डी लिखो, और इसके लिए स्मॉल डी। बाकी का काम सौम्य कर देंगे, आके पूरा करो, ऐसे ही चार्ट बनाओ। बना न बना पाए तो फिर आप आ जाए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं। बाकी आप तो कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो।
इससे ये पता चलेगा, वहां तुमने क्या देखा कि लाइट आई वाले के पेरेंट्स दोनों, बोथ ऑफ द पेरेंट्स लाइट आई थे। अगर यहाँ पर भी यही पता चल जाए इनमें से एक भी लाइट बच्चा है, कहते देखो मेरे दोनों पेरेंट लाइट, वो तो हल्ला करने लग जाएगा। और लिखो मैं लाइट आई हूँ, मेरे दोनों पेरेंट लाइट, लिखो जरा। तो यहाँ वाला भी बोलेगा कि मेरे दोनों, वहाँ वाला बोलेगा कि नहीं? क्या लिखा है क्वेश्चन में? इट इज सीन दैट लाइट आई कलर्ड आई चिल्ड्रन हैव बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स लाइट कलर्ड आई। उनके माता पिता दोनों ही कंजे। तो क्या ये चीज यहाँ सिद्ध हुई कि जो लाइट आई वाले के माता पिता दोनों ऐसे हैं? अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि लाइट है, बात समझाइए कि ये तो हमें लेना पड़ेगा ना कि माता पिता लाइट हैं, उससे हम देखें। लेकिन इस बार हमने डोमिनेंट किसको लिया है? डार्क। केस तो वही लेना पड़ेगा जो वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे माता पिता तो पंजे, अब पता लगाओ तुम डोमिनेंट है कि रिसेट से। वो तो यही कह रहा ना, इसमें तो मतलब वो तो यही बोला ना, मेरे माता पिता दोनों लाइट आए हैं। तो केस तुम इसके अलावा कुछ ले सकती हो, वहां भी लाइट लेना। हाँ तो यहाँ पे भी तो इसके अलावा कोई और वही नहीं बनेगा। हाँ? जब डार्क डोमिनेंट है तो इसके अलावा तो यही रखो फिर, इनाम लेना है तो सही सही लिखो। चलो अब क्या कर सकते? समझ में आई बात कि नहीं? है तो बनने दो, क्या कर सकते हैं? रिसेसिव में भी तो होता है क्या? वाइट फ्लावर के वाइट नहीं आ सकते? चलो बोलो। तुमने ये कर दिया ना, ये नीट कर दिया, क्रॉसिंग कर दिया बिल्कुल से। तो लाइट कलर के भी दोनों लाइट है, तो दोनों ही केस में दोनों हो गई कि नहीं? सही है, यही तो करना। So it can be seen that in both the cases the light colored eye children may have both of their parents as light colored eye। यानी उसे डोमिनेंट माना या इसे माना? हाँ सही कर रही है भाई। स्मॉल डी क्या है? लाइट कलर ही है। तो क्या बच्चा ऐसा है तो माता पिता लाइट नहीं हुए? और उस केस में भी बच्चा लाइट है तो माता पिता लाइट नहीं हुए? तो और क्या चाहिए? तो इससे कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। तो that is information is insufficient to conclude that the which color is dominant। डार्क डोमिनेंट होते हुए भी लाइट आ रहा है। हाँ डार्क डोमिनेंट है लेकिन माता पिता की आई लाइट है, तो ये चीज। चलिए सही है, बस ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तक समझ में आया कि कुछ पूछना है? So in both the cases क्या पता चल रहा है? क्या सही है? देख लीजिए, in both the cases light colored eye children has both of its parent as light colored eye irrespective of the dominancy। डोमिनेंसी किसी की भी हो, लाइट कलर्ड आई के माता पिता लाइट पाए गए। हाँ अगर एक रूल आउट हो जाता तब हम कहते अरे इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन पाया जा सकता है ना। मतलब मैंने कहा मेरी आंखें कंजी हैं और मेरे माता पिता दोनों कंजे हैं, अब जाके पता लगाओ क्या डोमिनेंट है। तो मैंने क्वेश्चन दोनों किया, इसको भी डोमिनेंस लिया उसको भी डोमिनेंस लिया, लेकिन मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। हमने कहा भाई इस केस में भी इसके भी माता पिता ऐसे हो सकते हैं, उसके भी हो सकते हैं, तो मैं कुछ पता लगा पाया। तो उल्टा चलने पे तो कुछ पता नहीं चल पाया। हमने दोनों केस लिखे, उसका भी डोमिनेंस लिखा, लेकिन दोनों में कोई रूल आउट हुआ? दो रूल आउट का मतलब है कि दिस इज नॉट द केस। मतलब एक में आ जाता कि नहीं इनके तो सभी बच्चे काली आंखों वाले, ऐसा पाया गया क्या? दोनों में ही कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो क्या कहा जा सकता है? इन बोथ द केस लाइट कलर्ड आई चिल्ड्रन मे हैव both of their parents as light colored eye, so the data is insufficient to conclude that which color is dominant। क्या लिखोगे? In both the cases light colored eye children may have both of its parents, both of its parents with light colored eye, with light
colored eye. So data is insufficient to conclude. विशान सेंटेंस कंप्लीट करो. To conclude that Information is incomplete. insufficient to conclude that Which color is dominant? हाँ that लाइट और डार्क कलर इज डोमिनेंट ना. ये जैसा बता रही है दिव्यांगी कि लाइट विच कलर इज डोमिनेंट. मतलब इस इतनी दी गई सूचना से ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा कलर हावी हो रहा है. डोमिनेंसी तो हावीनेस है ना. लाइट सर एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि जब पापा बहुत ज़्यादा डार्क होता है, मम्मी लाइट हो, तो बच्चा एक मीडियम होता है बच्चे का कलर, स्किन कलर, तो उसमें वो को डोमिनेट करते हैं. हाँ, अगर ऐसा है तो को डोमिनेंस है. ऐसे आई कलर में भी हो सकता है को डोमिनेट. जैसे बहुत डार्क आई हो, तो बहुत डार्क ब्राउन हो, बहुत लाइट ब्राउन हो, तो बच्चे की आंखें मीडियम. अगर ऐसा हो जाए ये तो देख के पता लगाया जा सकता है. हम लोग ये नहीं कह सकते जीन में कि नहीं ये जीन तगड़ा मोटा दिख रहा है, देखो छोटा सा ठिगना सा है वाई और वो डोमिनेट कर जाता है, और वो इतना लंबा एक्स है वो कुछ नहीं करता है. तो यहाँ आई कलर में भी को डोमिनेट. वो देख के पता लगा लेंगे, जो हो रहा है उसी से हम चार्ट बना लेंगे. लेकिन ऐसा को डोमिनेंस का केस तो बन नहीं रहा है. चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखो. Now, question is given that how is the equal genetic contribution of male and female present ensured in the progeny? Fourth question. That is यहाँ पर जो मेल पेरेंट है, so male parent has 23 pair of chromosomes. 23 pair of chromosome. सुनिए, in body cells 23 pair of chromosomes in body cell. However, that is in germ cell या sex cell. क्या होगा बोलो? Sex cell. क्वेश्चन कौन सा है वो बता. Only half amount of chromosome is present. चौथा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि पुरानी बुक में 11, क्वेश्चन नंबर 11 है. However, in sex cell, only half amount of genetic material is present. कितना genetic material है? Only, और वो कितना होगा बोलो? half amount of genetic material is present. ठीक है? That is, इसका क्या मतलब है कि only 23 chromosomes are present. Similar is the case with mother parent also. जैसे मेल पेरेंट है तो फीमेल पेरेंट के साथ भी है. इस बात मत करो. With female parent also. Its body cells are diploidic. However, sex cells are haploidic. बोलो बात सही है कि नहीं? So its body cells are diploidic. Diploidic का मतलब वही है, but sex cells are haploidic. That means haploidic का क्या मतलब हुआ? Only one set of पेयर में नहीं होते हैं. So in ovum में बोलो क्या होगा? Only 23 chromosomes are present. जैसे स्पर्म में लिखा था कि नहीं? तो स्पर्म ना लिखा हो या इन सेक्स सेल या यहाँ स्पर्म लिख लो. ठीक है? हाफ अमाउंट ऑफ, तो यहाँ 23 chromosomes are present. सही है? Now, when sperm
Here male nuclei, sperm fuses with ovum. ठीक है? So when, वैसे तो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस है, तो when उस न्यूक्लियस को फ्यूज करना पड़ेगा कि नहीं? न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस with न्यूक्लियस ऑफ ओवम, तो फिर क्या होगा? Then full amount of genetic material is given to the child, and half amount is contributed by each of the parents. तो क्या होगा? Then child has full amount of chromosome. So that is 23 pair of chromosome, in which half amount of chromosome is contributed by each parent. फिर इसके बाद वही लाइन लिख दो जो बुक में लिखी है, by each parent. This ensures the equal genetic material. तो contributed by each parent. अब यहाँ पर लिखिए sperm, and this is ovum. तो sperm 23 क्रोमोसोम और ovum 23 क्रोमोसोम. अब इसके बाद क्रॉसिंग ओवर, लिखिए क्रॉसिंग ओवर. तो अब जब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इसको लिख दो जाइगोट. ये यहाँ पर अब इसमें डबल न्यूक्लियस दिखा दो ऐसे, और ये यहाँ ओपन दिखा दो कि ये खुल जाता है. इसके अंदर जाके ये चीज़ क्या होती है? स्पर्म. इसके अंदर भी एक सेल है, इसके अंदर भी सेल है, वो दोनों मिल गए कि नहीं? अब यहाँ लिखो जाइगोट, दैट इज फर्स्ट बेबी सेल. जाइगोट क्या होता है? दैट इज फर्स्ट सेल ऑफ बेबी. बेबी जो उसका पहला कोशिका यही है. सो अब इसमें क्या लिखोगे? 46 क्रोमोसोम भी लिख सकते हो, या दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो इससे ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी. कोई पढ़ेगा नहीं, ये देख के ही वो समझ जाएगा कि सब कुछ सही है. अब यहाँ पे क्या लिख लोगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये चीज है. इट इंश्योर्स दैट कि क्रोमोसोम्स इज नेवर पाइलिंग अप ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. ये नहीं हो कि क्रोमोसोम का दुनिया में ढेर लग जाए कि उनके बच्चे में उनका डबल, फिर और डबल, पता चल रहा 46 का डबल, 92, ऐसे ढेर नहीं लग जाएगा, क्योंकि दोनों आधा ही आधा दे रहे हैं. तो उनमें उनकी बॉडी में 23 पेयर था और बच्चे की भी बॉडी में कितना बन गया? तो कंटिन्यूएशन हो गया कि नहीं स्पीसीज का? अब देखिए, आपसे 2 क्वेश्चन कराएंगे फिर छोड़ देंगे आपको. आप हमें हाँ कराएंगे. चलो दैट इज सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन करो मैथ. चलो सेकंड और फोर्थ करो. अब पुरानी बुक में कौन कौन सा है? फोर्थ और ओल्ड बुक में 4th and 11. ये तो न्यू बुक है, और 4th and 11th ये ओल्ड. तो फोर्थ वाले फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या लिखना है कि दैट इज पेरेंट्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी. हाउएवर in germ cell या sex cell only half amount of genetic material is present. When these germ cells fuses, then the baby acquires full amount of chromosome. तो baby में भी क्या आ जाएगा? As both the parents contribute only half genetic material, so the baby acquires full amount of chromosomes, that is 46 chromosome, and there is no excess chromosome is present. ठीक है? So in this way the next generation contains same number of chromosomes which their parents were having.
जितना उनमें था 46 का उतना ही बच्चे को भी मिला, क्योंकि उन्होंने बच्चे को पूरा पूरा नहीं दिया, आधा आधा दिया। जो उनकी बॉडी में गुणसूत्र थे, जेनेटिक मटेरियल, आधे आधे दिए गए दोनों बताया, तो बच्चे में पूरा हो। इसको एग्जैक्टली जैसे आपने बोला वैसे लिख सकते हैं। वही लिख सकते हैं कि parents, both the parents are having 23 pair of chromosomes, but they are contributing during fertilization only half amount of genetic material, and when these genetic material fuses with each other, then the baby acquires full amount of chromosome, that is 23 pairs of chromosomes. So this ensures that generation over generation the amount of chromosome does not vary. हेप्लॉइडी को डिप्लॉइडिक टर्म यूज नहीं करेंगे तो हाँ, और क्या, वो तो हमने आपको एक तरह से तरीके से सिखाया ही बहाने से कि फिर से ये भी सीख जाओ, और कोई मतलब नहीं है। चलो अब देखिए, इसे हटा दें। सर ये ठंड लगे तो बता देना आगे वालों। जनरेशन ओवर जनरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ये लिख सकते हो। हाँ, दिस इंश्योर्स दैट जनरेशन ओवर जनरेशंस equal amount of chromosomes are present.